बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 11th चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है ग्रेड 9 का, वो स्टार्ट किया हुआ है। पहला एसएलओ जो हम पढ़ रहे हैं वो है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन समझा चुका हूं और इसमें नेचुरल सिलेक्शन का वर्ड क्यों यूज हो रहा है, यहां इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी आपको एलैबोरेट कर चुका हूं। क्विकली इसको रिवाइज करेंगे। एम्फोसिस हम रखेंगे अपने इस सेकंड पार्ट पे कि हमने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ी है इसे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। हमारा एक्शन वर्ब एक्सप्लेन है, तो हमने एग्जांपल्स को भी समझना है कि ये कैसे हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में जब हमने चार्ल्स डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में पढ़ा, तो डार्विन ने कहा कि सबसे पहले एवोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं या एक पॉपुलेशन है, जब उसमें रिप्रोडक्शन होती है तो उसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ओवर प्रोडक्शन होती है ऑफस्प्रिंग की। किस लिहाज से ज्यादा है? हमने बात की थी कि जो वहां का इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट है उसकी कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, आप सिंपली अभी के लिए कैपेसिटी का वर्ड भी याद रख सकते हो कि जो इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम है ये कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्पेस दे सकता है, रहने के लिए जगह दे सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स दे सकता है और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है जिसे आप कैरिंग कैपेसिटी कहते हो। हर एक एनवायरनमेंट की ये लिमिटेड है। अब जब पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन होती है तो ऑब्वियस सी बात है, एक पेड़ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आगे से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बनाता है और एक टाइम आता है कि आपके पास इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कम पड़ जाती है, ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो जाते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास है ओवर प्रोडक्शन। ये जो ओवर प्रोडक्शन है ना, इसी के साथ एक लिंक्ड फिनोमेना है वेरिएशन, डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस हमें पॉपुलेशन के अंदर पहले से ही मिलते हैं जो कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स के डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर आप डायग्राम में देखो, या आपके पास एक रैंडम डायग्राम है, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहां पे आपके पास जो हर्ड नजर आ रहा है गोट्स का या एंटीलोप का, इसमें आपको दो कलर वाले एंटीलोप्स मिल रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये क्या है? इनके कलर ट्रेट में डिफरेंस है जो कि ऑलरेडी नेचुरली यहां मौजूद है। हम पॉपुलेशन को जब स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि उस पॉपुलेशन के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यही वो ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की वेरिएशन है जिन पे नेचुरल सिलेक्शन जो है वो वर्क करती है। यानी नेचर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिलेक्शन कर रही है, जिसे आप कह रहे हो नेचुरल सिलेक्शन हो रही है, लेकिन किस बेस पे कर रही है? पॉपुलेशन में मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस की बेस पे। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उस माहौल में सरवाइव करने में बेनिफिट देंगे। जब वो सरवाइव ज्यादा करेंगे तो रिप्रोड्यूस ज्यादा करने से ज्यादा ऑफस्प्रिंग भी पैदा करेंगे, जिससे उन जैसे ऑर्गेनिजम्स की तादाद बढ़ेगी। और कुछ ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे कि वो उस माहौल के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में ज्यादा बेनिफिट नहीं देंगे। तो आप देखोगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म कम सरवाइव करेंगे, कम रिप्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो अब कौन से ऑर्गेनिज्म ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं, ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और कौन से कम कर रहे हैं, किन की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और किन की कम हो रही है, इसे कौन सिलेक्ट कर रहे हैं? इसे नेचर सिलेक्ट कर रही है, वहां का एनवायरमेंट जो है वो सिलेक्ट कर रहा है। तो वेरिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ओवर प्रोडक्शन हो रही है, दूसरी तरफ आप देख रहे हो पॉपुलेशन में वेरिएशन है। अब हम देखते हैं कि एवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान यहां पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आएगी। ठीक है, यहां पे हमने जो सिलेक्शन वाला वर्ड डायग्राम में लिखा है, हमने इसे थ्योरी में दो स्टेप्स के अंदर पढ़ा था। एक आपके पास स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस था,
और फोर्थ हमारे पास था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आपको याद हो, जिसे यहां डायग्राम में समराइज करके सेक्शन का हुआ है कि जब पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है, ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा बन रहे हैं, और नेचुरली आप देखते हो पॉपुलेशन के जो ऑर्गेनिजम्स है इनमें डिफरेंसेस मौजूद है। फिर हम देखते हैं इनमें जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद स्टार्ट होती है, क्योंकि रिसोर्सेस कम है, एनवायरनमेंट के अंदर इन्हें शेल्टर देने के लिए, होम प्रोवाइड करने के लिए जगह कम है। ये जो कंपटीशन है ये हमने देखा था दो तरह से होता है। एक ही स्पीशीज के मेंबर जो हैं वो भी आपस में कंपटीशन में आते हैं, जैसे आपने इंट्रा स्पेसिफिक कहा था, और दो डिफरेंट स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आते हैं, उसे आपने इंटर स्पेसिफिक का नाम दिया था, रिमेंबर। अब होता यह है कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कंपटीशन होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्या होगा, जो ज्यादा फिट होगा वो सरवाइव करेगा, ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, उसकी नस्ल बढ़ेगी। जो कम फिट है अपने माहौल के मुताबिक, उसके सर्वाइवल चांसेस भी कम, रिप्रोडक्शन चांसेस भी कम, उसकी नस्ल आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। इसे आपने नाम दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इफ यू रिमेंबर। और अगर याद करो, मैंने यहां एक की पॉइंट आपको हाईलाइट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बच्चा जब समझता है कि सुनता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो उसका जहन पहली दफा जाता है कि ये शायद फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो रही है, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है दूसरे से तो वो जिंदा रह रहे हैं। ये फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा जो फिटेस्ट का वर्ड यूज हुआ है यहां, ये रिप्रोडक्टिव सक्सेस से रिलेटेड है। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एडॉप्टेशंस हैं, वो ट्रेट्स हैं जो उसे उस माहौल में जिंदा रहने में मदद दे रहे हैं, अब वो चाहे छोटा सा हो, वीक हो, आप देखोगे चूंकि वो उस माहौल में जिंदा रह पा रहे, उसमें रिप्रोडक्शन होने से उसकी नस्ल ज्यादा बढ़ रही है, वो फिटेस्ट है उस माहौल के मुताबिक। और अगर एक ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा हो फिजिक के अंदर और फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा हो, लेकिन उसके ट्रेट्स उसको उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा सूट ना करें, तो आप देखोगे कि उसकी पॉपुलेशन वहां छोटी होती जाएगी विद टाइम, क्योंकि उसके सर्वाइवल चांसेस और रिप्रोडक्शन चांसेस मिनिमम होते जाते हैं। इफ यू रिमेंबर, आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर हम डेजर्ट को देखें, सहरा को, तो आपके पास वहां एक छोटा सा एनिमल होता है, कैंगरू रैट। कैंगरू रैट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सारी जिंदगी पानी ना पिए तब भी ये डेजर्ट में जिंदा रहता है, जबकि हकीकत इसके बरक्स नहीं है। हमारे ज़हनों में डेजर्ट का क्या तस्वुर है, ठीक है, सहरा जो है वहां पे ना पीने को पानी में असर होता है आसानी से, और ना ही खाने के लिए प्लांट्स और वेजिटेबल्स होते हैं एनिमल्स के लिए। तो आप इमेजिन करो उस माहौल में जहां इंसान जो है वो बिना पानी के, खुराक के चंद दिन भी जिंदा नहीं रह सकता, एक छोटा सा जानदार है वो सारी जिंदगी जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म ही ऐसे डेवलप हुआ है कि वो ऐसा फूड लेता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, और जब उनकी वो ब्रेक डाउन करता है तो उससे वहां उन्हें पानी मिलता है, और वो उस पानी से गुजारा करता है, अपने फूड से ही पानी ले लेता है, अलग से पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब वो जो छोटा सा कैंगरू रैट है ना, वो वहां उस एनवायरनमेंट में फिट कर रहा है, और इसलिए आप देखते हो वो रिप्रोड्यूस करता है और वो आज भी वहां पे मौजूद है। ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नॉट इन द फिजिकल स्ट्रेंथ बट इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस सेंस। ठीक है, तो ये आपने अंडरस्टैंड किया था। होता क्या है कि विद टाइम आपके पास चूंकि फेवरेबल ट्रेड्स रखने वाले ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाते हैं, और जो लेस फेवरेबल ट्रेड्स वाले ऑर्गेनिज्म है वो आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन आफ्टर जनरेशन बहुत कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो पूरी एक पॉपुलेशन जो है उसमें फर्क आ जाता है। एक खास तरह के ट्रेड्स रखने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा, और एक खास तरह के ट्रेड्स रखने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत कम। ये जो वेरिएशन हुई है, ये जो एवोल्यूशन हुई है, ये नेचर ने की है। इसी को आप नाम देते हो एडॉप्टेशन का, कि कुछ जानदार उस माहौल में बेहतर सरवाइव कर जाते हैं, अडॉप्ट कर जाते हैं। ये हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। आज हमने एग्जाम्पल्स को डिटेल से पढ़ना है। अब पहला ही सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पीछे पड़े हुए कंसेप्ट्स को समराइज कर रहा है और आगे हमें एक नई सोच दे रहा है।
सेंटेंस क्या कह रहा है? नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करती है, काम करती है किस पे? पॉपुलेशन के अंदर मौजूद जो डिफरेंस है, ठीक है, जो वेरिएशन है उसके ऊपर। ये सारा कंसेप्ट अभी आपने समझा है कि जिनके ट्रेड्स अच्छे हैं वो सर्वाइव ज्यादा कर रहे हैं, जिनके ट्रेड्स अच्छे नहीं है वो सर्वाइव कम कर रहे हैं। लेकिन असल क्वेश्चन आता है कि नेचुरल सिलेक्शन जिन डिफरेंसेस और वेरिएशन पे काम कर रही है, ये डिफरेंसेस और वेरिएशन आए कहां से? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखो लास्ट आगे नेक्स्ट लाइन में आपको बताया जा रहा है कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपके पास रैंडम म्यूटेशन से आ रहे हैं, या फिर आप देख रहे हो जेनेटिक वेरिएशन से आ रहे हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जो दो जरा ज्यादा कॉमन इंपॉर्टेंट है हमने उन्हें कहा। रैंडम म्यूटेशन क्या है? रैंडम म्यूटेशन आप कहते हो, पहले तो म्यूटेशन, म्यूटेशन आपके डीएनए के सीक्वेंस में चेंज को कहते हैं, जिससे आपके डीएनए जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसमें मौजूद न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो वेरी कर जाते हैं, अल्टर हो जाते हैं। अब म्यूटेशन से क्या हुआ कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया। जब उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से जो ट्रेड्स आने थे, जो कैरेक्टरिस्टिक आनी थी, उनमें भी वेरिएशन आती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास एक कम्युनिटी और पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आना शुरू होती है। दूसरा वो आपसे कह रहा है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 4 सेल साइकिल के अंदर मियोसिस पढ़ा था, याद है? मियोसिस की क्या खास बात थी कि मियोसिस के दौरान न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बनते थे, जेनेटिक वेरिएशन लाई जाती थी। कैसे? जो दो, इफ यू रिमेंबर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये आपस में सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास नए तरह के गैमीट्स बनते हैं, और वो गैमीट्स जब फर्टिलाइज होकर जाइगोट और जाइगोट डेवलप करके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है तो वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होता है। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन आती है और रैंडम म्यूटेशन, ठीक, इसकी वजह से आप देखते हो कि पॉपुलेशन के अंदर ये डिफरेंसेस और वेरिएशन अपीयर होते हैं। इन पे फिर नेचर जो है वो एज ए ड्राइविंग फोर्स एक्ट करते हुए इनको एवोल्यूशन के प्रोसेस में ले जाती है। कहते हैं ये जो प्रोसेस है ये कुछ ट्रेड्स को फेवर करता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये फेवरेबल ट्रेड्स हैं वो एक खास माहौल के अंदर ज्यादा बेहतर सरवाइव करते हैं और उनमें रिप्रोडक्शन भी ज्यादा होती है, ठीक, जिसकी वजह से आप देखते हो कि लाइफ जो है उसमें डाइवर्सिटी आती है, कई तरह की नई स्पीशीज इवॉल्व होती हैं इस प्रोसेस से रिलेटेड। ये किस तरह से काम करती है नेचर और नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, जिस वजह से आप देखते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी आती है। इसके लिए हमारे पास दो एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं अभी अपने रिसेंट सिनेरियो से। फर्स्ट आपके पास एग्जांपल है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का डेवलप होना, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स जो हैं ये हमारे पास कुछ मेडिसिन हैं जो कि नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना रहे होते हैं, हम इनसे हासिल करते हैं। लेकिन चूंकि आज साइंस बहुत एडवांस हो गई है, बायोटेक्नोलॉजी आपके पास एक नई फील्ड आ चुकी है, हम फिर क्या करते हैं, इन मेडिसिन को जिन्हें आप एंटीबायोटिक्स कह रहे हो, इन्हें हम आर्टिफिशियली खुद भी बनाते हैं। लेकिन इनका अगर ओरिजिन देखें नेचर में तो ये पहले से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। हम इन एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। अब जब आप एंटीबायोटिक्स को यूज करते हो बैक्टीरिया को किल करने के लिए तो आप देखते हो कि उन बैक्टीरिया की डेथ होने से हम बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करना शुरू करते हो, ठीक है कि वो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर रही है या एक बड़ी पॉपुलेशन को किल कर रही है, लेकिन उसका बार बार जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जो है वो कुछ बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस भी डेवलप करते हैं, जो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बैक्टीरिया जो है ये इस कदर इवॉल्व हो जाते हैं कि वो उस मेडिसिन को, उस एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर सकें या समहाउ सम अदर वे उससे प्रोटेक्ट कर सकें खुद को, ठीक।
यही काम आज हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स के यूज ने बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर दी है, जो हमारे लिए कंसर्न बना हुआ है कि अगर ऐसे ही रेजिस्टेंस बनती रही तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियों का बायस बनेंगे और हमारे लिए इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है। अब एंटीबायोटिक की खासियत ये होती है कि ये जब बैक्टीरिया को किल करती है तो ये ह्यूमन टिश्यूज को नुकसान नहीं देती, जिस वजह से हम इन्हें प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक। हमारे पास तारीख के अंदर जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई वो थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है ये बैक्टीरिया को कैसे किल करती है कि बैक्टीरियल सेल वॉल की जब सिंथेसिस हो रही होती है ना, तो पेनिसिलिन बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल ना बनने से बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता। ठीक है ना। बैक्टीरिया जब ह्यूमन बॉडी में आया, टिश्यू में, सेल में आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवीजन के दौरान न्यू सेल वॉल भी बन रही है। अब पेनिसिलिन जाके क्या कर रही है, वो सेल वॉल की सिंथेसिस स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाती और वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अब पेनिसिलिन की अगर हम तारीख देखें, हुई तो ये हादसाती तौर पे थी डिस्कवर, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा थी कि इसने वर्ल्ड वॉर 2 के जो इंजर्ड सोल्जर थे उन्हें लाखों की तादाद में बचाया था। इससे पहले अगर हम देखें वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, तो तब किसी किस्म की एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं थी और बहुत सारे सोल्जर जो हैं वो वुंड्स की वजह से उनकी डेथ हुई थी, डायरेक्ट किलिंग नहीं हुई थी वॉर के अंदर। ऑल्दो कि हमारे पास वेपन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसकी वजह से हलाकतें बहुत ज्यादा हुई, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी थी ना, अगर ये ना हुई होती तो हलाकतें और भी ज्यादा होती, क्योंकि जो इंजर्ड सोल्जर्स थे हमने उनकी डेथ रेशो कम की बाय गिविंग देम पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन तारीखी लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसकी सिमुलेशन देखते हैं, आपको जरा पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर दिखाते हैं और एक छोटी सी उसमें सिमुलेशन दिखाते हैं किस तरह पेनिसिलिन जो है ये अपना काम कर रही है। अब आप डायग्राम में देखो, ये एक फैंटेसी टाइप आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये साइंटिस्ट है जो अपनी लैब में काम कर रहा होता है। ठीक है। और ये यहां पे पेनिसिलिन जो है इसकी डिस्कवरी करता है हादसाती तौर पे, लेकिन वो डिस्कवरी एक आने वाले वक्त में बहुत फायदा देती है ह्यूमंस को। ठीक है। ये आपके पास यहां पे फंगस की कॉलोनी दिखाई हुई है जो ग्रो कर रही है इसकी पेट्री डिश के अंदर। अब ये फंगल कॉलोनी जो है ये बनाती है पेनिसिलिन। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है उसमें रिप्रोडक्शन का, अभी हम इस पे नहीं आते। ये देखें, ये पेनिसिलिन फंजाई जो है वो ग्रो कर रही है पेट्री डिश में और पेनिसिलिन बनाती है। अब पेनिसिलिन जो है इसके अंदर आपके पास ये उसका स्ट्रक्चर है जिसके 3 पार्ट्स हैं। हमें इन स्ट्रक्चर्स की डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखो कि ये जो मैंने अभी आपको सिलेक्ट किया है इसे आप कह रहे हो बीटा लैक्टम रिंग। ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, बस याद रखो। पेनिसिलिन जो है ना वो इस बीटा लैक्टम रिंग जो है असल में बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस रिंग को डैमेज करके पेनिसिलिन का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। खैर, अभी आप देखो कि पेनिसिलिन काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये अगर आपके पास बैक्टीरिया की सेल वॉल है, फर्ज करो ये आपके पास लेयर्स हैं सेल वॉल की और बीच में इनके क्रॉस लिंकेजेस हैं, देख रहे हो। ये देखो, ये एंजाइम आ रहा है और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की लेयर्स को एक दूसरे के साथ लिंक्ड कर रहा है, जिससे हम देख रहे हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल बन रही है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की है। अगर ये लिंकेज ना बने, ये एंजाइम ये काम ना करे, तो सेल वॉल की सिंथेसिस रुकेगी। पेनिसिलिन आके देखो क्या करेगी। पेनिसिलिन आके देखो वो उस एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से
ये एंजाइम अपना काम नहीं कर पाता, यानी कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन की चेन्स को आपस में जोड़ नहीं पाता, और हम कहते हैं कि सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होती, इसकी वजह से वो फ्रेगमेंट जो है वो टूट के अलग हो जाते हैं, और इस वजह से आप देखते हो कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनका सर्वाइवल नहीं होता। ये सिग्निफिकेंस है पेनिसिलिन की। लेकिन मसला पता है कहां आ रहा है? बैक्टीरिया ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादा इस्तेमाल की। ये जो स्पेशली बीटा लैक्टम रिंग है ना, बैक्टीरिया ने इसे तोड़ने वाला एंजाइम बना लिया, जिसकी वजह से पेनिसिलिन को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड, और भी मेथड यूज करते हैं, लेकिन ये बड़ा कॉमन मेथड है उनमें। ठीक, अब अगर आपको मैं बैक्टीरिया की सेल वॉल दिखाऊं, इससे अगली वाली लगाएं, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो है इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ पड़ी हुई है। ग्रेड 11 में हम इसको जरा डिटेल पढ़ेंगे। अब दो तरह के बैक्टीरिया है, हमें इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें हम देखते हैं इनकी सेल वॉल बहुत थिन होती है, इतना थिक नहीं होती। ये देखो, ये सेल वॉल वाला पोर्शन है, अगर आप पढ़ सको, यहां लिखा हुआ है थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। और दूसरी तरफ वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल बड़ी थिक होती है। तो ये अगर आप नोटिस करो, आपको यहां ये क्रॉस लिंक नजर आ रहे हैं, देख रहे हो? ये जो बीड्स की चेन है, ये आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकन चेन बनी हुई है, और इस चेन को अक्सर जगहों पे आप देख रहे हो क्रॉस लिंक की मदद से जोड़ा हुआ है। पेनिसिलिन जो है वो इस क्रॉस लिंक को बनाने वाले एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, तो हम कहते हैं कि पेनिसिलिन बैक्टीरियल ग्रोथ रोक रही है, क्योंकि वो उनमें सेल वॉल नहीं बनने देती। ठीक है, अगर आप इसे जूम करके देखो। अब मजे की बात बताऊं कि बैक्टीरिया के पास इस पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ये होता है। ये जो आपको एक छोटा सा रिंग नजर आ रहा है जिसके साथ लेबल किया हुआ है प्लाज्मिड, ये देखो इसको लेबल किया हुआ है प्लाज्मिड, यहां 3 रिंग दिखाए हुए। ये जो प्लाज्मिड है ना, ये बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ये ना भी हो तो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, लेकिन जिनमें ये प्लाज्मिड होता है ना, उनमें आप देखते हो कि पेनिसिलिन को तोड़ने वाला एंजाइम जो है, उस एंजाइम को बनाने वाली जीन इस प्लाज्मिड में होती है। इस प्लाज्मिड की जीन है जो वो एंजाइम बनाती है जो पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, लेकिन शुरू से ऐसे नहीं थे। जब उन्हें बार बार ये माहौल मिला जहां पेनिसिलिन के इस्तेमाल से उनकी किलिंग हो रही थी, तो कुछ बैक्टीरिया जो थे फिर उनके अंदर ये चेंजेस आई कि उन्होंने अपने डीएनए के अंदर चेंज लाके इस तरह का एंजाइम बनाया जो फिर आने वाली पेनिसिलिन को ही डिस्ट्रॉय कर दे। इससे पहले कि पेनिसिलिन इनकी सेल वॉल सिंथेसिस स्टॉप करे, वो उस एंजाइम की मदद से पेनिसिलिन को ही डिस्ट्रॉय करते। तो हमने देखा कि इसके नतीजे में पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स डेवलप हुए बैक्टीरिया के, और इनकी पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि आपके पास अब ये सभी बैक्टीरिया कॉमनली हमारी इस इनिशियल पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो चुके हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि ये फिनोमिना और भी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट बैक्टीरिया में देखने को आ रहे हैं, और बैक्टीरिया मुसलसल यूज होने वाली एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट इवॉल्व करते जा रहे हैं। और इसकी वजह क्या? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इन देयर डीएनए। जब आप बैक्टीरियल कॉलोनी को पेनिसिलिन दे रहे हो तो आप असल में उनका एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो। ऐसे ही है ना कि बैक्टीरिया अगर आपके पास कहीं पेट्रो डिश में ग्रो कर रहे हैं, लिविंग टिश्यू के अंदर ग्रो कर रहे हैं, अगर आप उनकी कॉलोनी को पेनिसिलिन देते हो तो आप एक तरह से उनके एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हो। अब जिन बैक्टीरिया में पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, वो तो उनकी तो किलिंग होगी, डेथ हो जाएगी, और वो पॉपुलेशन में आहिस्ता आहिस्ता कम होते खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में उनके डीएनए में रैंडम चेंजेस आने की वजह से, म्यूटेशन आने की वजह से, उन्होंने इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, जिसकी वजह से अब आप देख रहे हो इनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये क्या हुआ? एवोल्यूशन हुई, एडॉप्टेशन आई
लेकिन बाय नेचुरल सिलेक्शन। कि यहां पे जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ये चेंज ला रही है पॉपुलेशन के अंदर, वो आपकी दी हुई एंटीबायोटिक है, जो उनका माहौल चेंज कर रही है और उसके अकॉर्डिंग वो खुद को अडॉप्ट कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। ये आपके पास एक सिंपल सा हमने बुक के अंदर स्केच दिया हुआ है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। लेट्स से आपके पास ये एक इनिशियल बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है और अपने जैसे ही बैक्टीरिया बना रहे हैं। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो बैक्टीरिया चूंकि डिवाइड हो रहा होता है, जब बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा होता है तो इसका डीएनए भी तो डिवाइड हो रहा होता है, यानी रेप्लिकेट हो रहा होता है, डीएनए की भी तो नई कॉपीज बनती हैं। तो होता यह है कि जब आप बार बार एनवायरनमेंट के अंदर छेड़छाड़ कर रहे होते हो, या नेचुरली भी हम देखते हैं कि जब डीएनए की कॉपी बनती है तो उसमें चेंजेस आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है। और अगर आपने उसे ऐसे एनवायरनमेंट में रखे जहां आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो तो उसमें ये म्यूटेशन आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी ऐसे ही रिप्रोडक्शन फेस में कोई एक ऐसा बैक्टीरिया पैदा हुआ जिसमें म्यूटेशन आ गई और वो म्यूटेशन उसे एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे रही है। अब आपने नेक्स्ट फेस में क्या किया, जब ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किए ना, आपने इन्हें एंटीबायोटिक्स दे दी। अब इस पॉपुलेशन के अंदर वो बैक्टीरिया जिनके पास फेवरेबल ट्रेट नहीं है, यानी कि उनके पास एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम नहीं है, उनके जीन के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो एंजाइम बनाए, तो आप देखोगे ये जो सेंसिटिव बैक्टीरिया इनकी डेथ हो जाएगी और सिर्फ वो बचेंगे जिनके पास ये वाली जीन मौजूद थी। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो जनरेशन टोटली उन बैक्टीरिया की बनी होगी जिनके पास वो फेवरेबल ट्रेट मौजूद है जो उन्हें इनके एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में मदद दे रहा है। चूंकि वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पा रहे हैं इसलिए वो रिप्रोड्यूस करके अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो पॉपुलेशन आई उसमें सिर्फ वही बैक्टीरिया आपको मिले जो कि एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट थे। तो आपने एंटीबायोटिक्स देके क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर एवोल्यूशन करवाई, एडॉप्टेशन करवाई कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो वेरी कर गई है। तो ये आपके पास एग्जांपल है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की। इसी तरह एक और एग्जांपल, इसे हम कल पढ़ेंगे डिटेल से और साथ ही अगला एसएलओ जो है उसे भी कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको मैं सिमुलेशन भी दिखाऊंगा इससे रिलेटेड। पहले हम सिमुलेशन समझेंगे, फिर हम आएंगे और इस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली तो अभी आपकी लेटेस्ट एग्जांपल है, ये जो है ये हमने थोड़ा माजी से ली है ताकि ये भी एक कॉमन एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग में लाई जा सके कि आपके पास नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किस तरह से स्पीशीज को इवॉल्व कर रही होती है। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।